नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बीपीएससी के घटना चक्र के इस सीरीज़ में। इस घटना चक्र के इस सीरीज़ में हम 38 बीपीएससी से 69 बीपीएससी तक जितने भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं, हम सारे क्वेश्चन को ओवरव्यू करते चल रहे हैं। हमने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास ऑलरेडी समाप्त कर दिया है और ये आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 3 होगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे तो ऊपर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। क्वेश्चन ये था कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें पूछा है कि कौन सा ऐसा कारण था जो उस समय के विद्रोह का कारण नहीं था। पहला था कि ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, तो ये ऑप्शन आपका सही था, क्योंकि कंपनी उस समय ईसाई धर्म फैलाने के लिए जो अधिकारियों के द्वारा प्रयास कर रही थी वो भी एक कारण था 1857 के विद्रोह का। दूसरा था जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, दूसरा ये भी कारण सही था। और तीसरा भत्ते की रोकथाम, ये भी सही था। चौथा दिया है अधिकारियों की अक्षमता, जो कि ये कारण उपयुक्त नहीं माना जा सकता। अधिकारी सक्षम थे बट ये कारण जो है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अधिकारियों की अक्षमता जो है वो विद्रोही बनाने का कारण नहीं था वहाँ पे सिपाहियों को। ये आपका 2018 का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए हो जाएगा खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा हो जाएगा जमींदार। तो इसमें ऑप्शन दिया है कि केवल एक, बी 1 एवं 2 दोनों, सी हो जाएगा केवल 2 और डी हो जाएगा 2 एवं 4। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कृषक और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे भारतीय जनता का व्यापक समर्थन जो है वो प्राप्त था, ठीक है। फिर भी पूरे देश को या समाज के सभी अंग और वर्ग जो है वो इसकी लपेट में नहीं आ सके, क्योंकि यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैला, ठीक है। कहाँ कहाँ? दक्षिणी भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत, यानी कि ये ज़्यादातर उत्तरी भारत में आपका रहा था। भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए, ठीक है। इसके विपरीत जो है ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक तथा पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता भी की, ठीक है। इसके अलावा गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे, उन्होंने इसके बारे में टिप्पणी की कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। उन्होंने टिप्पणी की कि इन शासकों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना जो ये 1857 का विद्रोह था यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता, क्योंकि ये चूँकि राजाओं और जमींदारों का समर्थन प्राप्त हो गया इन वर्गों को, तो इसने एक बांध की भांति कार्य किया, ठीक है। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बम्बई में सभाएं कर अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी की। उच्च तथा मध्य वर्ग के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी कि बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जो जागीरें हैं वो वापस दे दी जाएंगी, विद्रोह से खुद को किनारा कर लिया। इसके बाद ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना जो थे वो सूदखोर थे, क्योंकि वो सूद लेते थे, तो ऑब्वियस ही बात है वो ग्रामीण जो जनता है उनके प्रति ज़्यादा उनको मतलब अंदर भरा हुआ था पूरा कि इन पे ही निकालना है अपना सब कुछ, इसलिए वे स्वाभाविक तौर पे वो भी विद्रोह के शत्रु हो गए, क्योंकि उन्हीं के अगेंस्ट था तो वो तो विद्रोह के शत्रु होते ही। इसके उपरांत आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया, और इनका साथ नहीं देने का कारण ये था कि शिक्षित भारतीय जो थे उनको लगता था कि देश का जो पिछड़ापन है वो समाप्त करना चाहते थे वो, और इस
पिछड़ापन को समाप्त करने में अंग्रेज जो है वो आधुनिकीकरण का प्रयास करेंगे और उनकी सहायता करेंगे, जो कि ये उनका भ्रम था। ऐसा अंग्रेज़ों को तो बस अपना फ़ायदा देखना था, जिसके लिए वो चीज़ें कर रहे थे। जो भी अंग्रेज़ों ने यहाँ पे आधुनिकीकरण के जो भी प्रयास किए वो अपने हित के लिए, ना कि भारत को आधुनिक बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 1857 के दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। यानी कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें उन्होंने आदमी और तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। दूसरा है 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। तीसरा, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। और फिर से वही है कि उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा कि आदमी तथा पैसा। ये जो दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजा थे उन्होंने आदमी तथा पैसा दोनों से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के कुछ प्रमुख जमींदार जो धन एवं जन दोनों से बड़ी सहायता की थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों को इस प्रकार से मदद पहुंचाने वाले जो जमींदार थे वे दरभंगा, डुमरांव एवं हटवा के जमींदार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 2015 में भी आया हुआ है और 2012 में भी आया हुआ है। ठीक है, ये अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? यानी कि वहाँ तक प्रभाव जो 1857 के विद्रोह का था वो पड़ा ही नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा दानापुर, बी पटना, सी आरा, 4 मुजफ्फरपुर और 5 जो है मुंगेर। तो आप सबको पता है कि दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर होगा। ये मुंगेर हमने नहीं देखा है, तो मुंगेर जो है वो अप्रभावित रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 5 जो है इसका आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। अगर प्रमुख केंद्र में पूछा तो ये जो थे क्षेत्र आरा, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद वो विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना में पीर अली जो एक पुस्तक विक्रेता थे उन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे हैं ये उन्होंने विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध, बी तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी नाना साहब। ये नाना साहब आप सबको पता है कानपुर, लक्ष्मीबाई झांसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेगम ऑफ अवध ने लखनऊ में नेतृत्व किया। लखनऊ यानी कि अवध में विद्रोह का जो प्रारंभ है वो 30 मई 1857 को हुआ। यहाँ विद्रोह का नेतृत्व जो है बेगम हजरत महल ने किया और अपने अल्पवयस्क पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया। मार्च 1858 में कैंपवेल जो था यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और वह नेपाल चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ में जो दमन है विद्रोह का किसने किया? कैंपवेल ने। कल हमने देखा कि पटना में किसने किया था? बिहार में, पूरे बिहार का अगर बात करें तो वहाँ पे आपका जो पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर और एक बंगाल का था क्या नाम था उसका, विंगेट फायर ऐसे करके कुछ था, नहीं बिन्सेट आयर, हाँ बिन्सेट आयर, उन दोनों ने मिलकर के जो है बिहार में विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 का विद्रोह जो है वो मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी थी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था और डी हो जाएगा जमींदारों की सहभागिता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, यानी कि कोई बेहतर व्यक्तित्व जो है इसका नेतृत्वकर्ता नहीं बना और लोग जो विद्रोह कर रहे थे उनमें एक केंद्रीय मतलब कोई ऐसा नेता नहीं था जो सबको जोड़ के साथ में ले सके। ऑल्दो देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण जो है वो किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई।
82 वर्षीय जो बहादुर शाह जफर था, मुगल शासक अंतिम, उसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। उसे तो ज़बरदस्ती नेता घोषित कर दिया गया था। चूँकि मुगल का वो सम्राट था, इसलिए उसको ज़बरदस्ती, वो तो खुद ही डरा हुआ था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र जो है नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता की उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्य उन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का जो है वो अभाव था। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका असफल होना तय था, क्योंकि अगर कोई विद्रोह होता है तो उसमें संगठन, नेतृत्व करता और अनुशासन का होना बहुत ही ज़रूरी है। गांधी जी का विद्रोह जो है, जो भी उन्होंने किया जिस तरीके से, वो इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि वो एक अहिंसा, शांति और उनमें एक अच्छा संगठन, अनुशासन सब शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये कथन है। और कारण में दिया हुआ है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ऑप्शन ए कहता है कि दोनों का और कथन और कारण सही है, और जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण है। दूसरा है कि दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। और तीसरा है कि कथन सही है, कारण असत्य है। चौथा, कथन असत्य है और कारण सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दोनों कथन और कारण सही है और कारण जो है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। 1857 का विद्रोह का स्वरूप जो है वो मुख्यतः सामंतवादी था, जिसमें कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे। अवध तथा रुहेलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी जो तत्व थे, उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। और दूसरी ओर अन्य सामंतवादी जो तत्व थे, जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर व हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह का दमन करने में सहायता की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। ठीक है, ये कथन भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये कथन दे दिया और पूछे कि ये कथन किसने कहा था इस विद्रोह के संदर्भ में। तो जो कथन कहा गया है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के द्वारा, वो कथन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी हो जाएगा 6 जनवरी 1958 और डी हो जाएगा 17 नवंबर 1859। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। ये क्वेश्चन आपका 2008 में पूछा हुआ है। उसके पहले जो है ये क्वेश्चन शायद 2004 में भी पूछा हुआ है। 2 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात नवंबर 1858 महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक है, एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण का, बी पूर्व में बंगाली एवं उड़िया का, सी हो जाएगा गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से और डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा से। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्यों उन्होंने गोरखा, सिख एवं पंजाब का उत्तरी प्रांत से चयन किया सिपाहियों का, चलिए इसका कारण जान लेते हैं। व्याख्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को भड़काने में उत्तर प्रदेश एवं बिहार के सैनिकों ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए ब्रिटिश सरकार जो है उन्हें संदेह की दृष्टि से देखती थी। इसी से विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिम यानी कि यूपी प्रांत के थे और विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण जो है 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने धर्म के आधार पर जो है भारतीयों में एकता को ख़त्म करने के लिए धर्म के आधार पर बांटना शुरू किया और ऐसे गोरखा, सिख एवं पंजाबी ऐसे लोगों का मतलब जो भी अलग अलग धर्म से थे उनको एक दूसरे के खिलाफ ये भड़काने का एक साजिश था, कह सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, बी सर जॉन, सी सर जॉन लॉरेंस और डी हो जाएगा टी.आर. होल्म्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। अगर आपको ये स्लो लग रहा हो ना तो आप काम कर सकते हो कि आप बढ़ा सकते हो स्पीड को। चूँकि मुझे एक्सप्लेन करना है तो मैं ज़्यादा फास्ट नहीं बोल सकती, नहीं तो मैं एक्सप्लेन बेटर से नहीं कर पाऊँगी। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार जो है वह केवल सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह की संज्ञा किसने दी? जॉन लॉरेंस और सीले। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र बताया और लॉरेंस और सीले इसे सैनिक विद्रोह बोले। सर जॉन सीले के अनुसार जो है 1857 का विद्रोह एक पूर्णतः देशभक्त रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह मात्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजूमदार और डी दादा भाई नौरोजी और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, वी.डी. सावरकर जो है उन्होंने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। किसमें? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये आप बुक का नाम जो है वी.डी. सावरकर का याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 को विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? ऑप्शन ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग और डी साइमन कमीशन। इसका आंसर हो जाएगा बी, पील आयोग जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के दोबारा संगठन से संबंधित था। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 गठन के लिए पील आयोग का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या जो है 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1:2 का अनुपात रखा गया, यानी कि 1 बंगाल का सैनिक 2 यूरोपीय सैनिक, जबकि मद्रास तथा बम्बई में जो यह अनुपात है 1:3 का रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको मतलब एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा होगा। अगर रिवीजन करना हो तो टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? ये आपका क्वेश्चन 2018 यानी कि 64th बीपीएससी में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए कहता है कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। बी कहता है कि रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। और सी रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। और डी है नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन।
और ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी। रैयत जो है नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे परंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1859-60 ईस्वी में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में जो है नील बगान मालिकों के विरुद्ध यह आंदोलन शुरू हुआ। यह विद्रोह का मूल कारण जो है वो ददनी प्रथा थी, यानी कि जिसमें बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा जो है अग्रिम भुगतान कर देता था और इस भुगतान के बदले किसान जो है नील उगाने तथा उपज उसी बगान मालिक को पूर्व निर्धारित दर जो बहुत ही कम होती थी उन पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते थे। ठीक है, इस प्रकार की बिगाड़ जो है कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह नील विद्रोह था और इस पर दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण नामक नाटक लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? देख रहे हैं कैसे पूछ दिया है दोबारा फिर से। तो ऐसे ही होता है घटना चक्र, इसीलिए आपको ज़रूरी माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हम जानते हैं दीनबंधु मित्र ने लिखा है, एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सी प्रथा है? ऑप्शन ए जमींदारी प्रथा, बी रैयतवाड़ी प्रथा, सी महालवाड़ी प्रथा और डी दहसाल प्रथा और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत जो है किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को जो है भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है सिर्फ। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत स्वयं भूमि का मालिक किसान होता है, सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बुल्ले शाह, बी करम शाह, सी यदुवेंद्र सिंह और डी स्वामी सहजानंद। इसका आंसर हो जाएगा बी। करम शाह जो है पागल पंथ की स्थापना उन्होंने करी थी और ये क्वेश्चन जो है आपका 2015 में भी आया है, ऊपर से जो है आपका 2012 में भी आया है, 2 बार ये पूछ चुका है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि पागल पंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र यानी कि उनका उत्तराधिकारी टीपू जो है धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा जो टेनेंट्स पर किए गए अत्याचार यानी कि मुजारों पर अत्याचारों के विरुद्ध जो है उसने एक आंदोलन शुरू किया। 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। शेरपुर का राजा टीपू बन बैठा और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फराजी कौन था? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी दादू के अनुयायी, सी आर्य समाज के अनुयायी और डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो हमेशा की तरह यह क्वेश्चन आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।